Hi everyone. So guys, RBI Grade B 2025 एग्जाम साइकिल इज ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड. कुछ ही दिनों में आपका फेज 2 एग्जाम भी ओवर हो जाएगा. एंड इफ यू आर द वन हु इज टारगेटिंग 2026, आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम यू शुड बी इचिंग टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन द राइट नोट. क्योंकि इतना आप देख चुके हो कि कम टाइम में एग्जाम क्रैक होने वाला नहीं है. और आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा दैट नाउ आई शुड or how I should approach my preparation for RBI Grade B 2026. And when I say कि आपके दिमाग में आ रहा होगा, बेसिकली इट मीन्स कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि what is the right time to start. Obviously now I'll explain why. As a beginner or maybe as a person who has just given one attempt, how can you start your RBI Grade B preparation from scratch or maybe from a level above scratch, but to reach at that level so that I can crack this exam? And should you be focusing on phase 1 or phase 2 right now or both of them? क्या स्टडी प्लान आपको फॉलो करना चाहिए 2026 के लिए? और अगर आपने अच्छे से तैयारी करनी है, क्या कोचिंग जरूरी है 2026 की तैयारी करने के लिए? फिर 2025 कैसे अलग था? किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि 2025 के बेसिस पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं आप 2026 की तैयारी में इनकॉर्पोरेट कर लो, और किन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करो जो जनरली 2025 में कैंडिडेट्स ने की है. तो ये सारे पॉइंट्स एक एक करके मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट विच इज अबाउट दी व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर आरबीआई ग्रेड बी प्रेप. देखो, वैसे राइट टाइम डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. ठीक है, थोड़ा यहाँ पे मैं सार्काज्म यूज करूंगा, सो प्लीज डोंट माइंड इट. सबसे पहले मोटिव है. इफ योर मोटिव इज टू क्लियर दिस एग्जाम, then start now. But if your motive is to just appear in this exam, trust me, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं एट अ सबकॉन्शियस लेवल सिर्फ यही मोटिव लेकर आते हैं कि मुझे एग्जाम में अपीयर करना है, देख लेंगे, सीरियस अटेम्प्ट बाद में देना है. तो अभी आपको ऐसा नहीं सोचना है. अगर ऐसा सोच रहे हो तो छोड़ दो. दिस शुड बी योर मोटिव एंड देन द टाइम टू स्टार्ट इज राइट नाउ. Second factor which I feel will decide that when to start is your background. So यहाँ पे जैसे बहुत सारे यूपीएससी वाले लोग हैं, ठीक है, they can start even later. I think they can finish their prep in 3 to 4 months. फिर बहुत सारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, या देर आर पीपल विद फाइनेंस और इको बैकग्राउंड. They can do it within, I would say, 5 to 6 months because they already have relevant material or relevant knowledge that they would have studied earlier. And somebody who's just starting as a novice, कि कोई बैकग्राउंड नहीं है, यूपीएससी, बैंकिंग, फाइनेंस, इको, आरबीआई की तैयारी थोड़ी बहुत की है बट अब अच्छे से करनी है, आई थिंक दैट पर्सन विल टेक अराउंड 6 to 8 months. ठीक है, बाकी आपको पता है अगर 6 महीने भी सोच के चलोगे तब भी 8-9 महीने में जाकर आपकी तैयारी खत्म होती है. So in my point in time, the right time to start, at least for these kind of people, is now. Because अभी शुरू करोगे अगर नवंबर में, तब जाके कहीं आपका मार्च अप्रैल तक तो स्टैटिक पोर्शन कवर होगा और उसके बाद यू वुड हैव टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, अगर मैं आपके ब्लॉक्स भी बनाऊँ, आप एक ब्लॉक में मैनेजमेंट प्लस रीजनिंग कर लोगे, एंड टू डू इट एट एग्जाम लेवल इट विल टेक यू मिनिमम ऑफ 40 days. एक ब्लॉक में आप क्या करोगे? आप बोलोगे मैं फाइनेंस प्लस क्वांट कर लूंगा. दिस विल टेक यू अनदर 40 days. ठीक है, देन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश प्लस ईएसआई भी पढ़ना है, प्लस इंग्लिश भी पढ़ना है जो फेज 1 में आता है. दिस विल ऑल्सो टेक यू अनदर 40 days. दिस इज द मिनिमम टाइम आई एम टेकिंग. आई एम टेलिंग यू, आपको यहाँ पे 60-60 दिन भी लग सकते हैं. तो 120 days तो आपके यही हो गए हैं, विच इज अराउंड 4 months. मतलब अगर आप अभी भी शुरू करते हो तो आपका सिलेबस अराउंड 31 मार्च को ही खत्म होगा, दी स्टैटिक पार्ट ओनली. एंड दिस इज जस्ट अबाउट कवरिंग दी सिलेबस. फिर आपको करंट अफेयर्स करने हैं, आपको रिवीजन करनी है, आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं बहुत सारे क्वांट रीजनिंग पे, आपको मॉक टेस्ट देने हैं. ठीक है, और आंसर राइटिंग भी तो करनी है भैया, आंसर राइटिंग. तो बहुत सारी चीजें are there which you would have to do in spite of covering all the syllabus, which can be done only later on, I would say. तो I think
4 महीने स्टैटिक पार्ट एंड देन फॉर रिवीजन, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट, यू नीड अनदर 4 मंथ्स। तो मिनिमम 8 मंथ तो रिक्वायर्ड हैं आपको। तो अगर आप आज शुरू करोगे तो कहीं जाके जून जुलाई में आपकी तैयारी 100% होगी, एंड दैट टाइम देर इज अ चांस कि नोटिफिकेशन गिर सकता है, सो यू वुड बी सुपर रेडी। नोटिफिकेशन आने पे अब ये पड़ा है वो पड़ा है, इफ यू वुड बी इन दैट काइंड ऑफ फ्रेम ऑफ माइंड तो दिक्कत आती है, फिर पैनिक होता है, हम सेलेक्टिव होते हैं, काफ़ी चीज़ें छोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं वो हमें एग्जाम में हर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, एज अ बिगनर, ठीक है, चलो अब मैं शुरू तो कर लेता हूं, दिस इज द राइट टाइम, बट एज अ बिगनर, ठीक है, कैसे मुझे तैयारी करनी चाहिए फ्रॉम स्क्रैच। तो यहाँ पे मैं 3 चीजें बताऊंगा बिगनर के लिए। कोई भी बंदा अगर बिगनर है, 3 थिंग्स दैट ही शुड बी डेफिनेटली मोस्ट केयरफुल अबाउट आर सिलेबस, PYQs एंड न्यूज़पेपर रीडिंग। ट्रस्ट मी, मैं सिलेबस का आपको बताता हूँ। जैसे ये फाइनेंस का सिलेबस है जो यहाँ पे दिया हुआ है। मैनी पीपल ask me this question, sir, I am from non-finance background, how will I be able to cope? I tell them, boss, look at the chapters that are there in your syllabus. Financial inclusion, public-private partnership, alternate sources of finance, IT, non-banking, digital payment, functions of RBI. I mean, this is not core finance that CFAs or CA study, which you should be really frightened of. ये finance है ही नहीं. This is more of a banking plus economy. And this can be done. In fact, this should be done by anyone as a citizen of India who wants to help in the progress of the country. बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हमें ये स्कूल में ही पढ़ानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये मुश्किल नहीं है। सिलेबस को देख के आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा दैट व्हाट इज द स्कोप ऑफ माय प्रिपरेशन, एंड यू शुड बी रीडिंग ओनली द रेलेवेंट पार्ट, नॉट द इररेलेवेंट पार्ट जो बहुत सारे लोग पढ़ते रहते हैं। तो सिलेबस को अच्छे से समझना है। गो थ्रू योर सिलेबस 15 टाइम्स अ डे फॉर नेक्स्ट 20 डेज। रट जाएगा आपको और तभी आपको एहसास होगा कि सिलेबस को समझना कितना ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट इज PYQs। PYQs मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने आपको 3 फैक्टर बताए थे, सिलेबस, नेक्स्ट इज PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये सिलेबस चलो आपने देख लिया, आपने 15 बार पढ़ लिया, नेक्स्ट 20 दिनों के लिए आपको रट गया। बट क्या सिलेबस देखने के बाद कैन यू टेल मी कि यार इसमें से कहाँ से सबसे ज़्यादा पेपर आएगा, कहाँ से पेपर बिल्कुल नहीं आएगा, किस टॉपिक को कितना डेप्थ में पढ़ना है। मैं इन्फ्लेशन पढ़ रहा हूँ, इन्फ्लेशन आई कैन इवन स्पेंड 7 days ऑन इन्फ्लेशन टू अंडरस्टैंड इट, बट हाउ मेनी डेज शुड आई बी आइडली स्पेंडिंग कि यार उतना डेप्थ पे पढ़ लो, एग्जाम के लिए काफ़ी है। ये कैसे पता लगेगा? सिलेबस देख के तो नहीं पता लगेगा। क्या सिलेबस के बाहर भी कोई टॉपिक आएगा विच इज़ आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक? ये कैसे पता लगेगा? ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सिलेबस plus PYQs, syllabus plus PYQs, they both complement each other, will give you a fair idea कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं और चैप्टर्स में से कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना डेप्थ में हमें पढ़ना है। एंड द थर्ड वन इज न्यूज़पेपर रीडिंग। ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग में हमें न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर रीडिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपके पेपर में करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है, आपके पेपर में आंसर राइटिंग का अच्छा खासा वेटेज है, और आंसर राइटिंग भी आपकी काफ़ी करंट अफेयर बेस्ड आती है। तो मेरे हिसाब से, ठीक है, आप न्यूज़पेपर में ऑब्जेक्टिव जो करंट अफेयर्स आते हैं उनके लिए आप इसको मत पढ़िए, बिकॉज दैट वुड बी वेरी टफ फॉर यू। यू नीड टू रीड समथिंग विच इज़ कंपाइल्ड, जो आपको सारा महीने का कंपाइल करके दे दे, वो ज़्यादा अच्छा है। बट आंसर राइटिंग के लिए मुझे लगता है कि यू नीड टू रीड द एडिटोरियल्स, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आपको काफ़ी नॉलेज बढ़ेगी, एंड यू विल have your own opinion on the issues which you will be able to write in your answers or in the interview. तो ये तीसरी चीज बहुत जरूरी है जो आपको अभी से रेगुलरली करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, फेज 1 पे या फेज 2 पे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। देखिए 99% पीपल विल नॉट क्लियर फेज 1, तो फेज 1 इंपॉर्टेंट है, बट only 0.1% people will go into the final merit list, only 0.1% people। उसके लिए फेज 2 बहुत ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी हैं। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि
यार फेज 1 पढ़ लेता हूँ, अगर फेज 1 क्लियर हो गया तो फेज 2 बाद में पढ़ लूंगा। देयर वोंट बी मच टाइम बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2, हार्डली 30 days। तो आप फेज 2 को बाद में नहीं, अभी पढ़िए। बहुत सारे लोग होते हैं कि यार क्वांट रीजनिंग तो आता है, पहले फेज 2 पढ़ लेता हूँ, क्वांट रीजनिंग बाद में पढ़ लूंगा। टू एन एक्सटेंट दैट इज राइट, बट आरबीआई में फेज 1 में जो क्वांट रीजनिंग या करंट अफेयर्स आते हैं, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट कम्स इन अदर एग्जाम्स। लेवल यहाँ पे थोड़ा हाई आता है। तो हमें फेज 1 ना फेज 2, किसी को ऐसा नहीं सोचना है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को पैरेलली करना है। सो मुझे फेज 1 भी पढ़ना है, मुझे फेज 2 भी पढ़ना है, दोनों को मुझे साथ साथ लेके चलना है। अब मेरा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, इतना तो क्लियर है कि मुझे अभी स्टार्ट करना है और मुझे फेज 1 और फेज 2 दोनों पढ़ने हैं। तो मेरा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए? सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ हाई लेवल स्टडी प्लान दैट आई एम सजेस्टिंग यू। ठीक है, बाकी आप अपना स्टडी प्लान बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। सो इन दिस स्टडी प्लान, जैसे मैंने बोला, आई एम गोइंग इन पैरेलल विद फेज 1 एंड फेज 2। ये 15 नवंबर से शुरू होता है। मैंने इसको ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, block 3, block 4. So in each block we are trying to do limited subjects. We are not trying to pick everything. For example, in block 1, which runs for 6 weeks from 15th November till 27th December, we are reading majorly two subjects, management and reasoning and nothing else. साथ में मैनेजमेंट की आंसर राइटिंग करेंगे और एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि एडिटोरियल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम सिर्फ दो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मैनेजमेंट की आंसर राइटिंग करेंगे और एडिटोरियल्स भी पढ़ेंगे। ये मेरा ब्लॉक 1 है। तो इसमें फेज 1 का भी एक सब्जेक्ट हो गया, फेज 2 का भी एक सब्जेक्ट हो गया। फिर मेरा ब्लॉक 2 है जो 9 वीक्स के लिए चलेगा। इसको मैं 28 दिसंबर से 28 फेब तक चलाऊंगा। इसमें मैं फाइनेंस और क्वांट, ये मेरे दो मेन सब्जेक्ट्स होंगे। फिर मैं फाइनेंस की आंसर राइटिंग करूंगा और एडिटोरियल्स पढ़ूंगा। दिस हैज टू बी डन कॉन्टिन्यूसली एंड आई ऑल्सो रिवाइज मैनेजमेंट। ठीक है, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर टाइम टेबल। Do not leave your revision to be done at the end. Keep revising everything in these blocks which you would have done in the previous block. Then block 3 which runs from 1st March to 31st March, सिर्फ 4 वीक्स का है। इसमें हमें ESI में ज़्यादा स्टैटिक आता नहीं है, सो वी जस्ट नीड टू टेक एन ओवरव्यू। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और ESI आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, साथ में एडिटोरियल रीडिंग and then again revising finance that I would have studied here. ब्लॉक 4 हमारा 1 अप्रैल टिल नोटिफिकेशन चलेगा। तो ब्लॉक 3 तक हमने सारा स्टैटिक पार्ट कर लिया है, हमने आंसर राइटिंग भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली है। अब ब्लॉक 4 में बेसिकली आई विल स्टार्ट विद माय करंट अफेयर्स, बिकॉज अप्रैल ऑनवर्ड्स दी करंट अफेयर्स वुड बी रियली इंपॉर्टेंट। तो मैं ये करंट अफेयर्स पढ़ूंगा। ठीक है, अप्रैल के बाद वाले मैं इंग्लिश कर लूंगा साथ में, अगर मुझे इंग्लिश में तंगी है। साथ में मैं क्यूआरई और सेक्शनल टेस्ट दूंगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वांट रीजनिंग यू विल लर्न विद प्रैक्टिस। तो मुझे क्वांट रीजनिंग यहाँ पे अच्छे से करनी है, उनके सेक्शनल टेस्ट देने हैं। सेक्शनल टेस्ट से आई विल लर्न कि मुझे क्वेश्चंस कैसे सेलेक्ट करने हैं, क्वेश्चंस पे टाइम नहीं बर्बाद करना है अगर नहीं हो रहे हैं, टाइम कैसे मैनेज करना है, एंग्जाइटी कैसे मैनेज करनी है, ऑल दिस आई लर्न थ्रू सेक्शनल टेस्ट। और मैं यहाँ पे आंसर राइटिंग चालू रखूंगा। कीप राइटिंग 1 आंसर पर डे, मे बी 1 डे मैनेजमेंट, 1 डे फाइनेंस, 1 डे ESI, एंड आई स्टिल कीप रीडिंग एडिटोरियल्स फॉर 15 मिनट्स अ डे। ठीक है, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप दिन के 4 से 5 घंटे लगाएंगे तो ये पॉसिबल है। और आफ्टर नोटिफिकेशन, ठीक है, एग्ज्यूम करते हैं कि जून जुलाई में नोटिफिकेशन आता है, तो फिर उसके बाद मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्यूआरई पे ज़्यादा फोकस कीजिए, और जो भी नए करंट अफेयर्स आते हैं नोटिफिकेशन टिल द एग्ज़ाम, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये हमारा एक मोटा मोटा टाइम टेबल है, और इस टाइम टेबल के पीछे की जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि प्लान योर फेज 1 एंड फेज 2 इन पैरेलल, और दो सब्जेक्ट से ज़्यादा मत पढ़ो, पैरेलल रिवीजन करो। ये नहीं है कि रिवाइज नहीं कर रहे हैं, जो भी पिछले ब्लॉक में पढ़ा है उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। आंसर राइटिंग को रेगुलरली करो। देखो मैंने हर ब्लॉक में आंसर राइटिंग डाला है। और करंट अफेयर्स को अप्रैल के बाद शुरू करो, अभी वाले करंट अफेयर्स को पढ़ के ज़्यादा फायदा नहीं है। दिस इज़ द हाई लेवल स्ट्रैटेजी। आप इसमें
और जब पढ़ाई करेंगे और क्वेश्चंस आएंगे, यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड आस्क मी, बट इसको आप एग्जीक्यूट करना शुरू कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठीक है सर, स्टडी प्लान भी बन गया है, ठीक है, अब पढ़ना है ये तो पता है, बट अब कहाँ से पढ़ें, क्या कोचिंग लें या खुद से पढ़ें, क्या करना चाहिए? देखिए, क्या कोचिंग नेसेसरी है आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए? मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। बहुत लोगों का कोचिंग लेके भी नहीं होता है, बहुत लोगों का सेल्फ कोचिंग से भी हो जाता है, बहुत लोगों का सेल्फ कोचिंग से भी नहीं होता है, बहुत लोगों का कोचिंग से भी हो जाता है। सो इंटायरली डिपेंड्स ऑन अ पर्सन। जिसने पढ़ना है वो पढ़ लेता है। तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है पढ़ाई। वो आप कहीं से भी कर लो मेरे भाई, ज़रूरी है पढ़ाई। उसके बाद ये फैक्टर आता है कि कहाँ से, है ना। सबसे ज़रूरी क्या है कि हम ये तो करें। ये कैसे होगी? अगर इंटेंट है, अगर अंदर है कि ये चीज़ करनी ही करनी है, तभी हम अगले स्टेप पे जा पाएंगे। अब कहाँ से करनी है? सेल्फ स्टडी करनी है या कोचिंग लेनी है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर बैकग्राउंड है। अभी आपका कुछ बैकग्राउंड है यूपीएससी वाला, ठीक है, फाइनेंस का, इकोनॉमिक्स का, या बैंकिंग की तैयारी की है, तो मे भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या कुछ सेलेक्टेड कोचिंग ले सकते हैं। जैसे बैंकिंग वाले को फेज 1 की नहीं चाहिए, फेज 2 की ले लेगा। फाइनेंस इको वाले को शायद फेज 1 की कोचिंग चाहिए होगी। सो यू कैन बी सेलेक्टिव, बट एज अ जर्नल, ठीक है, आप इंजीनियर हैं सपोज, so there might be, since your background is not relatively fitting the exam needs, you might be more you can score more maybe with the help of coaching, but again सेल्फ प्रिपरेशन से हो सकता है। टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है, काफी लोग वर्किंग होते हैं। अब करंट अफेयर्स आप सेल्फ प्रिपरेशन से पढ़ सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके न्यूज़पेपर पढ़कर मटेरियल निकालना, फिल्टर करना, नोट्स बनाना, बट विल इट बी पॉसिबल फॉर अ वर्किंग गाय? नो, फॉर देम मे बी कोचिंग इज मोर प्रेफरेंशियल। बट एक बंदा नॉन वर्किंग है, वो 8-10 घंटे तैयारी कर सकता है। शुड ही गो फॉर सेल्फ प्रिपरेशन? द आंसर इज यस, अगर वो खुद से मेहनत करने के लिए तैयार है। देन ये भी आ जाता है कि अगर आपने पास्ट में कोई अटेम्प्ट दिया है, ठीक है, सपोज मैंने 2025 का अटेम्प्ट दिया और हालांकि मैं नहीं कर पाया, बट आई लर्न अ लॉट। अब मुझे पता है कैसे पढ़ना है ना, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा रिसोर्स पढ़ना है, कितने महीने का पढ़ना है, देन मे बी यू कैन गो फॉर सेल्फ प्रिपरेशन। बट अगर कोई नया एस्पिरेंट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है 2026 में, ठीक है, ही माइट नॉट नो दी डिटेल्स ऑफ द एग्जाम, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या आता है, कितने महीने का पढ़ना है, देन मे बी ही शुड गो फॉर कोचिंग। देन अनदर फैक्टर आई वुड से इज एज। अब काफ़ी लोग यंग हैं, 22-23 साल में, आई थिंक दे हैव लॉट ऑफ टाइम, और उसमें उनमें एक मोटिवेशन या फिर एक मतलब तमन्ना होती है कुछ करने की, वो सेल्फ स्टडी से भी कर लेंगे। एक बंदा 28-29 का है, उसको पता है कि ऑलमोस्ट लास्ट अटेम्प्ट चल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो और बिजी भी रहता है लाइफ में, तो उसके लिए शायद कोचिंग बेटर रहेगी। तो इस तरह से आप अपने अपने हिसाब से यू कैन रियलाइज दैट व्हाट डू यू नीड, ठीक है। दोनों सही है अपनी अपनी जगह। कोचिंग से मेनली यही फायदा होता है, जैसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपकी इवैल्यूएशन हो जाती है, आपको डिटेल फीडबैक मिल जाता है, आपको बने बनाए सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट मिल जाते हैं, सब कुछ पका पकाया मिल जाता है, कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, कोई रिसर्च नहीं करनी है, जिससे आपका टाइम बहुत बच जाता है, और एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट मिल जाता है कि यार ये सिलेबस है, ये पीवाईक्यूज है, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये पढ़ना है। लेकिन कोचिंग के नुकसान भी है, काफ़ी स्पून फीडिंग होने लगता है आपको, आप अपना दिमाग चलाना कम कर देते हैं, एक्सपेंसिव भी पड़ता है, कोचिंग कोई फ्री में तो नहीं आता है, और ये सबके लर्निंग स्टाइल को नहीं सूट करता है, ठीक है। काफ़ी लोग अपने पेस पे पढ़ना चाहते हैं, अपने तरीके से पढ़ना चाहते हैं, मे बी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स स्टाइल विल नॉट सूट देम। तो आप इस तरह से अगेन कंपेयर कर सकते हैं व्हाट सूट्स यू मोर, और आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, पर दोनों तरीके वैलिड हैं, दोनों तरीकों से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब के 2025 का एग्जाम कैसे डिफरेंट था। अब जब आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो 2025 में क्या ऐसा हुआ था जो आपको ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, 2025 में सबसे बड़ी लर्निंग यही थी कि एग्जाम अनसर्टन है। अनसर्टन है का मतलब क्या है कि आप ट्रेंड्स पे फोकस ना करें, आप कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करें कि जो जो आ सकता है सबको
मेरिट के अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ के जाए, ना कि ये देखें कि पिछले साल ये आया था ये पढ़ लेता हूँ, ये नहीं आया था ये नहीं पढ़ता। जैसे इस साल इंग्लिश का पेपर नॉर्मली इजी आता है नॉर्मली, बट इस साल क्या हुआ, टफ आ गया तो लोग रो दिए। फिर जीए में क्या हुआ, जीए में आरबीआई नोटिफिकेशंस का वेटेज 20 मार्क्स रहता था, इस बार क्या हुआ सिर्फ 6-7 नंबर के आए। स्कीम्स का वेटेज जनरली 7 to 8 मार्क्स रहता था, इस बार कितने आए, जनरली 2 से 3 मार्क का आया। जीए का वेटेज 15 मार्क रहता था, इस बार 22 से 25 मार्क का जीए आ गया, और वो भी काफी टफ। तो जब हम ट्रेंड्स को देख के प्रिपेयर करते हैं, कहीं ना कहीं हम सेलेक्टिव हो जाते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि यही इंपॉर्टेंट है, विच एक्चुअली हर्ट्स अस लेटर जब हमें एग्जाम में लगता है कि यार ये उस तरह का पेपर तो नहीं है, और हम बोलते हैं एग्जाम अनसर्टन है। अनसर्टन हम बना रहे हैं ट्रेंड्स पे फोकस करके, तो हमें ये नहीं करना है। ठीक है, तो अब क्या मिस्टेक्स हैं या क्या लर्निंग्स हैं जो हमें 2026 में इंप्लीमेंट करनी है। सबसे पहले वही कि ऐसा नहीं है बस बैठे हैं कि बहुत टाइम है, टाइमली स्टार्ट करो। मैंने बताया कि ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये तभी आती है जब हम ट्रेंड्स पे फोकस करने लग जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है। अगर टाइम रहेगा तो आप अपने आप सब कुछ पढ़ के जाएंगे। स्ट्रक्चर्ड सोर्सेज से पढ़ो, रैंडम सोर्सेज से मत करो कि यार यूट्यूब पे किसी चैनल पे वीडियो देख लिया, एक किसी चैनल पे देख लिया, एक कोई टेलीग्राम का पीडीएफ ले लिया। नहीं, स्ट्रक्चर्ड का मतलब कोर्स नहीं होता है। आप सेल्फ प्रिपरेशन में बुक्स लेके भी स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ो, सेलेक्टिव ना हो। ठीक है कि बस ये आता है ये पढ़ना है, ये तो 2 साल से नहीं आया। भाई सब कुछ पढ़ो जो सिलेबस में है। पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करो, जैसे मैंने बताया पीवाईक्यू से आपको पता लग जाएगा थोड़ा बहुत कि यार किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो दो हमें सब कुछ पढ़ना है बट फिर भी ठीक है, 2-3 बार हमें रिवाइज करना है। हमें सिर्फ सिलेबस पूरा नहीं करना, हमने 2-3 बार उसको रिवाइज करना है। कम से कम 10,000 प्लस एमसीक्यूज हमने करने हैं फेज 1 और फेज 2 को कंबाइन कर कर। और आंसर राइटिंग मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे करनी है। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है। एंड प्लीज द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैव अ कंपेनियन व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। कंपेनियन का मतलब घर पे अकेले रह के जब हम पढ़ रहे होते हैं, कभी कभार हम अपने शेल में चले जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। वी हैव नोबडी टू टॉक टू हु कैन अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम्स, कि भाई यार ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, यार ये तो बहुत ज़्यादा है, तू कैसे कर रहा है। सो व्हेन यू टॉक टू समबडी, आपकी फीलिंग्स थोड़ी सी रिलीव्ड होती हैं, टेंशन थोड़ी सी रिलीव होती है, एंड यू फील कॉन्फिडेंट, और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। दो लोग मिलके अगर एक सब चैप्टर पढ़ेंगे आधा आधा और एक दूसरे को समझाएंगे तो चीज़ें जल्दी भी हो सकती हैं। बट हैव अ कंपेनियन who can be with you, who is a true friend in your preparation। आप बोलेंगे कहाँ से मिलेगा, भाई बनाओ, मुझे नहीं पता, बनाओ। अगर हम दोस्त भी नहीं बना सकते हैं तो हम जिंदगी में फिर क्या ही कर सकते हैं। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। और अगर आप ठीक है, अगर आप असिस्टेड कोचिंग से तैयारी करना चाहते हैं, हालांकि मैंने बताया कि सेल्फ प्रिपरेशन भी उतना ही पॉसिबल है, तो आप असिस्टेड प्रिपरेशन के लिए हमारी वेबसाइट पे जाकर यू कैन सी आवर कोर्सेज। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा ये गोल्ड कोर्स है। ठीक है, दिस इज अ फ्लैगशिप कोर्स जो आप फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू के लिए ले सकते हैं। अगर गोल्ड कोर्स आप नहीं लेना चाहते क्योंकि आपने फेज 1 की तैयारी ऑलरेडी कर रखी है बैंकिंग वगैरह में, तो आप सिल्वर कोर्स ले सकते हैं जो फेज 2 और इंटरव्यू के लिए है। फेज 1 के करंट अफेयर्स आपको फेज 2 में भी मिल जाएंगे क्योंकि ये ओवरलैप करते हैं। ठीक है, फेज 1 और फेज 2 के करंट अफेयर्स। और मैं बस यही बोलूंगा कि बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। आप बेस्ट कोर्स ले लो, बेस्ट टाइम टेबल बना लो, बेस्ट मेंटोर ले लो। जब तक सेल्फ बिलीफ नहीं होगा थिंग्स विल नॉट मूव ऑन। और सेल्फ बिलीफ तभी आएगा जब आप इंटेंट पूरी मेहनत से उस पर लगेंगे कि हाँ यार मैं अपना पूरा जोर लगा रहा हूँ, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो वो बिलीफ आना शुरू होगा। अगर डाउट में रहोगे यार पता नहीं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, होगा या नहीं होगा, तो सेल्फ बिलीफ तो घंटा नहीं होने वाला और उससे चीज़ें डाउन ही जाएंगी। So I hope this video would be useful for you to start your preparation for 2026. Have a nice day. Thank you. All the best.